लखनपुर गांव में धनपाल का परिवार उसके मोची की छोटी सी दुकान के सहारे चलता था। अरे मुखिया जी, कहिए क्या सेवा करूं? क्या बताऊं धनपाल, ये सोहन का बच्चा तो बस गांव वालों को लूटने में लगा है। उसने ऐसा क्या कर दिया मुखिया जी? अरे 4 दिन पहले ही तो उसके दुकान से 500 के नए चप्पल लिया था। देखो आज ही टूट गई। अरे मुखिया जी, आप चिंता क्यों करते हैं? लाइए, मैं अभी सिल कर देता हूँ। लो भाई धनपाल, एक तुम ही तो इन गांव वालों का सहारा हो, वरना किसमें इतने हिम्मत है कि हर दूसरे दिन इतने महंगे चप्पल खरीदे। धनपाल मोची का काम करता था और उसकी दुकान सोहन के दुकान के ठीक बगल में था। सोहन जमींदार का बेटा था, उतना ही बिगड़ैल। वह धनपाल के पास आता है और कहता है, क्यों रे बुड्ढे, तेरी वजह से हमारी दुकान की बिक्री कम हो रही है। लोगों के जूते चप्पल टूटने पर वह हमारी दुकान से नए नहीं खरीदते, वह तेरी दुकान से उन्हें बनवा ले जाते। कल से अपनी मोची की दुकान कहीं और लगाओ, समझे? नहीं नहीं सोहन बेटा, ऐसा मत करो। एक यही तो व्यवसाय है जिसके सहारे हमारे परिवार का पेट पलता है। अरे वो सब मुझे नहीं पता, कल से अपनी दुकान यहाँ मत लगाना, समझे? जहाँ जमींदार का बेटा सोहन जितना बिगड़ैल और बदतमीजी से लोगों के साथ पेश आता, वहीं दूसरी तरफ धनपाल का बेटा दिनेश लोगों से उतने ही प्यार और विनम्रता के साथ व्यवहार करता था। यह सब होने के बाद धनपाल उदास होकर वापस घर आता है। क्या बात है पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? धनपाल सर झुकाकर उत्तर देता है, क्या बताऊं बेटा, आज बड़ी बाजार में। धनपाल दिनेश को सारी बातें बताता है। उस सोहन की इतनी हिम्मत! पिताजी, क्यों ना हम भी एक जूते चप्पलों वाली दुकान खोले? पर बेटा, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। दूसरे दिन दिनेश जमींदार की हवेली पहुंचता है। जमींदार साहब, मैं आपसे कुछ पैसे कर्ज लेना चाहता हूँ। अरे तू है कौन, और बिना जाने मैं तुझे कर्ज कैसे दे दूं? तभी दिनेश अपना परिचय बताता है। जमींदार साहब, मैं इस गांव के धनपाल का बेटा हूँ। अच्छा, तो उस मोची का बेटा है। यह सुनते ही दिनेश लज्जा से अपना सर झुका लेता है और उत्तर देता है, हाँ जमींदार साहब। तभी जमींदार अपने आदमी को चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ सोमू, तुझे यहाँ बस खा खा कर सांड होने के लिए रखा है क्या रे? तुझे मना किया था ना, किसी भी अरे गहरे को अंदर मत आने दिया कर। मालिक, वो तो इसने कहा कि ये आपको जानता है, इसलिए मैंने इसे आने दिया। अरे बेवकूफ, मुझे तो पूरे गांव वाले जानते हैं, तुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है। अगली बार से ध्यान रहे। ठीक है जमींदार साहब, मैं समझ गया। तभी जमींदार दिनेश से कहता है, अब तू यहाँ खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तू यहाँ से जाएगा या तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? दिनेश उदास होकर वहां से चला जाता है और घर आते ही दिनेश की माँ उससे कहती है, अरे बेटे दिनेश, इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं माँ, वो जमींदार के पास। दिनेश अपनी माँ को सब कुछ बताता है। तभी उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा, क्या तुझे पता नहीं, वह जूते चप्पलों वाली दुकान जमींदार का है और उसे जमींदार का बेटा सोहन चलाता है। पर पिताजी, क्या हम मुखिया जी से कर्ज नहीं ले सकते?
वो तो भले आदमी है ना, वो हमें कर्ज जरूर देंगे। नहीं बेटा, उनसे कर्ज लेकर वापस कैसे करेंगे? दूसरे दिन जमींदार और उसका बेटा सोहन धनपाल का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या रे धनपाल, तेरा बेटा कल मुझसे पैसे मांगने आया था। इतनी हिम्मत, मेरे दुकान का मुकाबला करे। तेरी हैसियत एक मोची की है, दुकानदार बनने की नहीं, समझा? सारे गांव वालों के सामने धनपाल अपना अपमान बर्दाश्त न कर सका और घर आते ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद बेटा, घर में खाने को कुछ अनाज नहीं है, तो क्यों ना कुछ अनाज ले आओ। हाँ माँ, मैं कुछ करता हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। दिनेश मुखिया जी के घर जाता है। मुखिया जी, वो थोड़े पैसे चाहिए थे। मैं कुछ काम करके आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है बेटा, ये लो पैसे। दूसरे दिन मुखिया जी से पैसे तो ले लिए, पर उसे वापस भी तो करना है। लगता है मुझे भी पिताजी की तरह मोची का काम करना ही पड़ेगा। दिनेश अपने पिताजी के मोची का दुकान फिर से शुरू करता है। तभी वहाँ जमींदार और उसका बेटा आते हैं। क्या रे दिनेश, तू यहाँ? चल, मेरे जूते को बढ़िया से पॉलिश मारकर चमका दे। बड़ा आया जूते चप्पलों वाली दुकान खोलेगा। तभी मुखिया यह सब देख रहे होते हैं और दिनेश से आकर कहते हैं, बेटा दिनेश, इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कर भी क्या सकता हूँ मुखिया जी, ना पैसे हैं ना जमीन है। दिनेश, क्यों ना तुम जूते चप्पल वाली दुकान खोलो? नहीं नहीं मुखिया जी, मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं। अरे तुम पैसों की फिक्र क्यों करते हो? मुझसे पैसे ले लो, फिर कमाई होते ही लौटा देना। ठीक है मुखिया जी। कुछ दिनों के बाद दिनेश अपना जूते चप्पलों की दुकान खोल लेता है। भाई, मैंने सुना है इस गांव के धनपाल के बेटे ने नया दुकान खोला है। हाँ, और वो भी सस्ते दामों में मजबूत और टिकाऊ जूते चप्पल देता है। यह सब सुनकर सोहन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है अब हमें अपनी दुकान बंद कर देना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? उस दिनेश के दुकान की वजह से हमारे दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बस। अरे बेटा, तू चिंता क्यों करता है? तो क्यों ना आज रात उसकी दुकान को आग लगा दिया जाए। जमींदार और उसका बेटा सोहन दोनों मिलकर रात होते ही दिनेश की दुकान में आग लगा देते हैं। अब हुई ना बात, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, अब देखता हूँ ना वह दिनेश का बच्चा क्या करता है। अब तो उसके पास मोची का काम के सिवाय कुछ काम बचा नहीं। सुबह होते ही दिनेश देखता है कि उसकी दुकान राख बन चुकी होती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? अरे तुम चिंता मत करो बेटा, जिसने भी यह सब किया है उसे सजा तो जरूर मिलेगी। यह सब होता देख जमींदार और सोहन काफी खुश होते हैं। दूसरे दिन मुखिया दिनेश का घर जाते हैं और दिनेश से कहते हैं, आइए मुखिया जी, पता नहीं अब मैं आपके पैसों का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। मेरे पास तो सिर्फ यह घर ही बचा है। आप इसकी नीलामी करके अपना पैसा वसूल कर लीजिए।
नहीं नहीं दिनेश, पैसों की चिंता मत करो। जिसने यह सब किया है उसे तो सजा मिलेगी। और रही बात पैसों की, वो भी वही भरेगा जिसने यह सब किया है। पर मुखिया जी, आरोपी का पता इतनी आसानी से कैसे चलेगा? दिनेश, मुझे तो उस जमींदार और उसके बेटे सोहन पर शक है, लेकिन बिना सबूत के हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ मुखिया जी, पर इसका एक उपाय है। तभी मुखिया जी बोलते हैं। क्या उपाय है दिनेश? हम आरोपी का पता कैसे करेंगे? क्यों ना हम पुलिस स्टेशन जाकर थानेदार साहब से शिकायत दर्ज करा दे? हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। दोनों पुलिस स्टेशन की ओर चलते हैं। आइए मुखिया जी, कहिए कैसे आना हुआ? थानेदार साहब, वो कल रात को। मुखिया थानेदार को सारी बातें बताता है। यह तो काफी गंभीर विषय लगता है मुखिया जी। आप चिंता ना करो, मैं आपसे वादा करता हूँ जिसने भी यह सब किया है उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। तभी थानेदार साहब मुखिया जी से कुछ सवाल पूछते हैं। मुखिया जी, क्या आपको किसी पे शक है? वैसे तो दुकान की वजह से जमींदार और उसके बेटे को काफी परेशानी थी। मुझे शक है कि यह सब उनका ही काम है। तुम्हारा क्या कहना है दिनेश? जैसा कि मुखिया जी ने बताया, मुझे भी उन दोनों पर ही शक है। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। पुलिस और उसकी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए जमींदार के पास पहुंचती है। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? कुछ खास काम है क्या? खास काम तो है जमींदार साहब, कुछ ज्यादा ही खास है। वो दिनेश की दुकान में लगाई गई आग के बारे में पूछताछ के लिए आया हूँ। गांव वाले बता रहे थे कि आप उसकी नई दुकान खोलने से खुश नहीं थे। मुझे उसमें और उसकी दुकान में कोई दिलचस्पी नहीं है थानेदार साहब। अब आप जा सकते हैं। यह सुनते ही थानेदार साहब कहते हैं। ठीक है, पर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे जमींदार साहब। यह कहते ही पुलिस वहां से चली जाती है। उधर दिनेश अपनी दुकान और काम ना होने के वजह से काफी परेशान हो रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ना कुछ काम है, ना घर में 2 वक्त का अनाज है। तभी मुखिया जी वहां आते हैं और दिनेश से कहते हैं। तुम चिंता मत करो दिनेश, तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो। नहीं नहीं मुखिया जी, अब मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं बेटा, परेशानी किस बात की? दिनेश मुखिया जी के खेतों में काम करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरने लगा। दूसरे दिन दिनेश खेतों में काम कर ही रहा था कि जमींदार वहां आता है और दिनेश से कहता है। क्यों रे दिनेश, तेरी इतनी हिम्मत? तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएगा? दिनेश काफी हिम्मत जुटाकर कहता है। मैंने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज नहीं कराया। मैंने तो मेरे दुकान जलाने वाले आरोपी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराया है। और आप इतना परेशान क्यों हैं? कहीं आप तो। तभी जमींदार घबराकर कहता है। अरे अरे, क्या बकवास कर रहे हो? अरे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं जमींदार साहब। जमींदार वहां से चला जाता है। दिनेश बैठकर सोचने लगता है। काश आज पिताजी होते, शायद कुछ हल बताते और कुछ अच्छा कर पाता। उधर पुलिस छानबीन करती है। तभी अरे भाई कांस्टेबल, यह देख किसी के जूते पड़े हैं यहाँ, और किसी के गले के लॉकेट भी पड़े हैं। अब यह जूते और लॉकेट किसके हैं वो पता करना पड़ेगा भाई।
दूसरे दिन पुलिस जमींदार की हवेली पहुंचती है। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आज कैसे आना हुआ? बताइए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? वो तो अब मैं आपकी सेवा करूंगा जमींदार साहब, वो भी थाने में। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? इतना अनजान बनने की जरूरत ना है जमींदार साहब। वैसे आपके वो खास जूते नहीं दिख रहे हैं जिसे आप हमेशा पहना करते थे? अच्छा, वो जूते काफी पुरानी हो गई थी ना, तो मैं नई खरीद लाया। अच्छा, और आपकी वो गले की लॉकेट कहाँ गई जमींदार साहब? मुझे तो वो भी नजर ना आ रहे। जमींदार फिर से घबराते हुए कहता है। लॉकेट? अच्छा, वो मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उन्हें बेच दिया। अच्छा, ऐसा क्या? अब सीधे सीधे बताओगे या फिर मैं सच बताऊं जमींदार साहब? जमींदार सारी सच्चाई बताता है। पुलिस जमींदार और उसके बेटे को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। तभी मुखिया और दिनेश वहां आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ने मिलकर जितना बुरा इस बेचारे दिनेश के साथ किया है, ऐसे तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेंगे। जमींदार साहब, अब आपको दिनेश की दुकान की भरपाई करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन दिनेश, कृपया करके मुझे बचा लो। हाँ दिनेश, फिर हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। दोनों को ऐसे गिड़गिड़ाते देख दिनेश कहता है। तुम दोनों की वजह से मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं तुम दोनों को माफ कर दूं? कभी नहीं। मुखिया जी, अब आप दोनों जा सकते हैं और इन दोनों को जेल में पड़े रहने दो। दिनेश फिर से खुशी खुशी अपने जूते चप्पलों की दुकान संभालने लगता है। हरिपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करके अपनी पत्नी और अपने बच्चे का पेट भरता था। एक दिन की बात है। अरे सुनो, मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ। तुम मेरा खाना खेतों में ही पहुँचा देना, ठीक है? अजी, घर में अनाज हो तब तो खाना बनाओ, सारी अनाज तो खत्म हो गई है। यह सुनकर मोहन निराश हो जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, क्यों ना आप चंपक सेठ से कुछ अनाज उधार ले आइए। हम उनसे और कर्ज नहीं ले सकते भाग्यवान, पहले से ही हम काफी कर्ज ले चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा, ये लीजिए, मेरे ये कंगन बेचकर कुछ अनाज ले आइए। नहीं नहीं, इसे रहने दो। मैं चंपक सेठ के पास फिर से जाकर देखता हूँ, अगर वो मुझे उधार दे तो। मोहन सेठ चंपक के पास अनाज उधार लेने चला जाता है। सेठ जी, कुछ अनाज उधार दे दीजिए, मैं आपके पैसे इस बार की फसल होते ही लौटा दूंगा। अरे मोहन, तेरा 5,000 का कर्ज हो चुका है, तू कभी तो पैसों से अनाज ले लिया कर। इस बार अनाज दे दीजिए सेठ जी, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, इस बार तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन अगली बार बिना पैसों के मत आना। ठीक है सेठ जी। मोहन अनाज लेकर वापस अपने घर आता है। विनीता, सुनती हो? ये लो अनाज, अब खाना पकाकर खेतों में पहुंचा देना, ठीक है? मोहन खेतों की ओर निकलने वाला होता ही है कि एक साधु आते हैं और कहते हैं, बेटा, कृपया इस भिक्षु को कुछ खाने को दे दो। विनीता मोहन की ओर देखती है और कहती है, बाबा, हम तो खुद बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का अनाज जुटा पाते हैं, अब आपको हम खाना कहाँ से दें? ठीक है पुत्री, भगवान तुम्हारा भला करे। तभी मोहन कहता है, रुकिए बाबा,
तभी मोहन अंदर से कुछ अनाज लेकर आता है और कहता है, बाबा हमारे पास अभी भोजन तो नहीं है, पर आप ये अनाज रख लीजिए। साधु को अनाज देकर मोहन अपने खेतों की ओर चला जाता है। काफी देर काम करने के बाद मोहन की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है और दोनों आपस में बातें करते हैं। विनीता, हम इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, अगर इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई तो? नहीं जी, शुभ शुभ बोलिए, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान हमारे साथ है ना। मोहन भोजन करने लगता है और भोजन करके दोनों घर की ओर निकल। घर आते ही मोहन देखता है कि सेठ चंपक और उसका आदमी मोहन के घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ? भाई मोहन, वो मेरे पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। वो क्या है ना, मुझे भी तो दुकान के लिए सामान खरीदना होता है। सेठ जी, इस बार की हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, तो मैं उन्हें बेचकर आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, पर याद रहे, अगर इस बार पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे पास जो खेत है वो भी नहीं बचेंगे। ठीक है सेठ जी, मैं इस बार आपके पैसे लौटा दूंगा। चलते हैं। सेठ और उसका आदमी वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने फसलों को देखने जाता है। वाह, इस बार की फसल की पैदावार तो काफी अच्छी हुई है। इस बार सेठ जी से लिया हुआ कर्ज भी खत्म हो जाएगा और हमारी गरीबी भी। मोहन खुशी खुशी अपने घर जाता है और देखता है कि रात होते ही काफी तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? भगवान बस मेरी फसल को सलामत रखना। तभी मोहन की पत्नी उससे कहती है, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। दूसरे दिन गांव का मंगलू चिल्लाते हुए मोहन से कहता है, अरे मोहन भाई, तुम्हारी खेतों की क्या हालत हो गई भाई, जरा देखो तो, सारे फसल बर्बाद हो गए। मोहन घबराते हुए खेतों की ओर चला जाता है और देखता है कि हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी अच्छी फसल को बारिश ने बर्बाद कर दिया। अब सेठ जी का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? सेठ चंपक और उसका आदमी आते हैं और तभी सेठ उससे कहता है, लो भाई मोहन, अब तो तुम्हारी फसल भी नहीं बची, अब पैसे वापस कैसे करोगे? मोहन चुपचाप अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, सेठ जी, मैं तो आपको मेरे फसल बेचकर पैसा देने वाला था, पर मेरी फसल ही बर्बाद हो गई। जैसे कि आपने कहा था, आप मेरा खेत रख लीजिए। यह कहकर मोहन जंगल की ओर चला जाता है और तालाब के पास बैठकर खुद से बातें करने लगता है। अब तो मेरा खेत भी सेठ जी ने छीन लिया है। अब मैं अपना परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मुझे इस तालाब में डूबकर अपनी जान दे देनी चाहिए। तभी मोहन को किसी की आवाज सुनाई देती है। रुको बेटा, तुम्हारी परिस्थिति का हल तुम्हारे जान देने से नहीं होगा। मोहन जंगल के और अंदर जाता है। तभी उसे एक साधु दिखाई देते हैं। साधु मोहन से कहते हैं, आओ बेटा, काफी परेशान प्रतीत हो रहे हो। हाँ बाबा, मेरी जैसी किस्मत भगवान कभी भी किसी को ना दे। बेटा, यह नियति का खेल है, इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। मैं क्या करूं बाबा, पहले से ही इतने दुख कम थे क्या? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? मोहन साधु को सारी बातें बताता है। तुम्हारा बीता हुआ कल तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारा वर्तमान और भविष्य के लिए यह एक बीज रख लो। मोहन हैरान होकर साधु से कहता है,
बाबा, इस एक बीज से मेरा वर्तमान और भविष्य कैसे बदलेगा? यह बीज कोई साधारण बीज नहीं है, यह एक जादुई बीज है। इसे लेकर अपने घर के बाहर जमीन पर लगा देना और सुबह तक वहां एक जादुई पेड़ बढ़ जाएगा। उस पेड़ से तुम जिस भी तरह का फल का कामना करोगे, वह पेड़ तुम्हें वो फल प्रदान करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मोहन उस बीज को अपने घर ले जाता है और तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, मैंने सुना है हमारा खेत चंपक सेठ ने जब्त कर लिया है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान। चिंता ना करो? क्यों? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? क्यों ना आप जमींदार के खेतों में काम करने जाइए। तभी मोहन विनीता से कहता है, अरे भाग्यवान, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, यह बीज अब हमारी गरीबी दूर कर देगी। लेकिन यह बीज हमारी गरीबी दूर कैसे करेगी? मोहन अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि तब तभी विनीता कहती है, क्या सच में? मुझे तो विश्वास नहीं होता है जी। मोहन उस बीज को लेकर अपने घर के बाहर डाल देता है। दूसरे दिन, अजी देखिए तो, यह बीज से तो सचमुच में एक पेड़ निकल आया है, लेकिन अब इसमें फल कैसे आएगा? तभी मोहन साधु की कही हुई बातें याद करता है और वो मंत्र पढ़ता है, हे जादुई पेड़, मुझे अलग अलग प्रकार के पके हुए फल प्रदान करो। तभी अचानक से उस पेड़ पर तरह तरह के फल लग जाते हैं। हाँ जी, यह तो सचमुच जादुई पेड़ है। मोहन ठेला में सारे फलों को रखकर उन्हें बेचने बाजार की ओर चल देता है। अरे पके पके फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। तभी सेठ चंपक की नजर मोहन पर पड़ती है। अरे मोहन, ये नया व्यवसाय कब से शुरू कर लिया भाई? आज से ही किया है सेठ जी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सारे फल तूने लाए कहाँ से? कहाँ से मतलब? पेड़ से लाए। और वो पेड़ कहाँ से लाया तूने? पेड़? अरे सेठ जी, वो गुठली से आए। सेठ गुस्से में बोलता है, अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे मजाक करेगा? क्या सेठ जी, मैं थोड़ी ना आपसे मजाक करने आया हूँ। सेठ वहाँ से चला जाता है और शाम होते ही मोहन की सारी फल बिक जाती है। अरे वाह, धन्य हो प्रभु आपका। मोहन अपना ठेला लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी और बच्चे से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अजी ऐसा क्या ले आए मेरे लिए? देखो तो, तुम्हारे लिए नई साड़ी और अपने बेटे के लिए नए खिलौने लाया हूँ। दूसरे दिन मोहन फिर से जादुई पेड़ से फल तोड़कर बाजार की ओर बेचने चला जाता है। तभी सेठ सोचता है, ये मोहन तो कल तक मुझसे उधार लेकर अपना घर चलाता था। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पता करना पड़ेगा। धीरे धीरे मोहन काफी अमीर हो जाता है और एक पक्की मकान बना लेता है। एक दिन की बात है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब हम यह सारे फल बेचने के लिए दूसरे ठेले वालों के पास देना शुरू कर दे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। मोहन गाड़ी में अपनी फल की पेटी लेकर बाजार की ओर चला जाता है।
और तभी उसे देखकर सेठ अपना आदमी से कहता है, अरे बबलू, ये मोहन फल बेचकर इतना अमीर कैसे हो गया रे? अरे शेठ, मैं तो बोलता हूँ कि आप ये किराने की दुकान छोड़ो, आप भी फल बेचना शुरू करो और मेरी पगार भी बढ़ा दो। अच्छा, अब तू भी ज्यादा होशियार बन रहा है क्या? नहीं नहीं सेठ, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस मोहन का राज पता करना होगा। हाँ शेठ, आखिर ये इतना सारा फल लाता कहाँ से है? अरे बेवकूफ, फल कहाँ से लाता है मतलब? और कहाँ से लाएगा? पेड़ से लाता है। हाँ, लेकिन वो पेड़ कहाँ से आए? पेड़ गुठली से आया, तुझे इतना भी नहीं पता? सेठ जी, ये बात तो आपको भी नहीं पता थी मोहन से पूछने से पहले। हाँ हाँ, अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज रात हम दोनों मोहन के घर जाएंगे। क्यों सेठ जी, मोहन ने बुलाया है क्या? अरे बबलू, मुझे गुस्सा मत दिला। रात होते ही दोनों मोहन के घर चले जाते हैं और देखते हैं कि अरे, इस पेड़ पर तो कोई फल भी नहीं लगे हैं। फिर ये मोहन का बच्चा फल लाता कहाँ से है? अरे सेठ जी, वही तो हम पता करने आए हैं। खैर, आज तो इस बात का पता नहीं चला। क्या पता कल सुबह कुछ पता चल जाए। दूसरे दिन मोहन फिर से अपने जादुई पेड़ से आम तोड़ता है। चंपक और बबलू दोनों छुपकर पेड़ का रहस्य देख लेते हैं और सेठ बबलू से कहता है, अच्छा, तो ये राज है। लेकिन सेठ जी, राज कौन है? ये तो मोहन है ना। अरे, क्या करूं मैं इस गधे का? पर सेठ, मैं तो इंसान हूँ। सेठ गुस्से में बोलता है, बकवास कम कर और मेरी बात सुन। आज रात हम यहाँ आएंगे और हम भी ढेर सारी फल लेकर चले जाएंगे। ठीक है सेठ जी। रात होते ही सेठ और उसका आदमी उस जादुई पेड़ के पास आते हैं। हे जादुई पेड़, कृपया हमें फल प्रदान करें। पेड़ से कोई फल नहीं गिरता है। तभी सेठ बबलू से कहता है, अरे, ये पेड़ हमें फल क्यों नहीं दे रही? सेठ जी, मुझे लगता है आपने अलग अलग प्रकार के नहीं बोले, शायद इसीलिए इसने फल नहीं दिए। सेठ फिर से कोशिश करता है, हे जादुई पेड़, कृपया हमें अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करें। कौन है? कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ। सेठ बबलू की तरफ गुस्से में देखता है। सुबह होते ही मोहन की पत्नी उससे कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? विनीता, मुझे लगता है रात में कोई हमारे जादुई पेड़ से फल ले जाने की कोशिश कर रहा था। जवान। दूसरी तरफ सेठ और उसका आदमी बबलू, क्या करूं मैं इस मोहन का? उस जादुई पेड़ के बारे में मैं पता कैसे लगाऊं? तभी बबलू कहता है, सेठ जी, क्यों ना हम उस मोहन का जादुई पेड़ काट डालें? हाँ, पहली बार तूने अकल की बात की है। ये सही रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, क्या पता वो आपका वहम हो सकता है भाग। चल, अब अपनी काम पर लग जा। बबलू कुल्हाड़ी पकड़कर पेड़ काटने में लग जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, रुको, तुम मुझे नहीं काट सकते, और अगर तुमने मुझे काटा तो तुम भी पेड़ बन जाओगे। सेठ जी, ये जादुई पेड़ तो बोलता भी है। क्या बकवास कर रहे हो बबलू? लाओ,
यह कुल्हाड़ी मुझे दो। जैसे ही सेठ कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने जाता है, सेठ और बबलू पेड़ बन जाते हैं। और सुबह होते ही मोहन देखता है। अरे, ये और 2 पेड़ कहाँ से आए? तभी मोहन को जादुई पेड़ सारी बातें बताती है। तभी मोहन उस जादुई पेड़ से विनती करता है। हे जादुई पेड़, इन्हें माफ कर दो और इन्हें वापस से इंसान बना दो। दोनों वापस इंसान में बदल जाते हैं और मोहन से माफी मांगते हैं।